प्रॉब्लम है। मैं एक बार अपने स्पैम में या कोई और जो फोल्डर्स हो उसमें भी जरा चेक कर लेना, नहीं तो फिर मैं मैम नहीं आया है। अच्छा तो ठीक है, तो फिर से मैं देखती हूँ कैसे रिलीज होता है। ओके तो अच्छा, क्विज के मार्क्स भी मैंने वही मेल के थ्रू भेजे थे, अगर नहीं मिले तो फिर ठीक है मैं उसकी भी पीडीएफ तो सेंड कर ही दूंगी, बाकी वो आपको बेटा एक बात मैं आप तुम लोगों को बहुत अच्छे से बता दूं कि जब आप लोग ऑनलाइन एग्जाम देते हो और नेट के थ्रू आप चीटिंग करते हो ना, ये सब समझ में आता है। आपकी जो लैंग्वेज आप लिखते हो, जब आप एमसीक्यू है तब तो ठीक है नहीं समझ में आ रहा, बट इफ आई गिविंग सम क्वेश्चंस और आंसरिंग द क्वेश्चंस तो आपकी लैंग्वेज बता देती, क्योंकि आप सबकी लैंग्वेज एक जैसी होती है और नेट की क्या लैंग्वेज वो समझ में आती है, वो हम भी अगर नेट पे सर्च करेंगे तो वो सेम आंसर वही आएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में मैंने जब आप लोगों को क्विज दिया है तो उसमें उन बच्चों को मैंने 0-0 उन क्वेश्चंस पे दिया है जहां मुझे लग रहा है कि हाँ ये क्योंकि वो आपको दिखा रहा बल्क ऑफ स्टूडेंट्स आर गिविंग द सेम वर्ड बाय वर्ड आंसर। और वो जो लैंग्वेज है कि टेक्निकल लैंग्वेज है, मुझे पता है क्योंकि मैं जब पढ़ाती हूँ तो मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको बताती हूँ, मैं नोट्स देती हूँ बहुत ही सिंप्लीफाई करके नोट्स देती हूँ, है ना। आपको लैंग्वेज बता रही हूँ, आप छोटे छोटे से आंसर्स को भी इतना आप चीटिंग कर रहे हो तो ठीक है, आप अपना ही देख रहे हो कि आप अपना जो भी फाउंडेशन है कैसे बना रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे आप सबको जॉब के लिए जाना ही है और आपकी नॉलेज ही नहीं होगी तो फिर आप ही सफर करोगे, है ना। ये है कि भाई मैं कह ही सकती हूँ कि जब ऑनलाइन पेपर होता है तो थोड़ा ऑनेस्टली ही एग्जाम दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। मगर हाँ, अगर मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये मिड तो हो गया है और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट फेज होगी, और अगर सपोज करो एंड सेमेस्टर एग्जाम भी सपोज करो ऑनलाइन ही इसी तरीके से होते हैं और मैंने अगर उसमें तुम लोगों को कुछ भी रिटन वाले कुछ भी क्वेश्चंस दिए हैं, अगर मुझे उसकी लैंग्वेज में मुझे जरा भी लगा कि नेट से आपने पूरा पूरा चीटिंग किया है, भले वो आंसर सही है, मैं उसको रॉन्ग करके 0 ही दूंगी, ये बात तुम लोग सुन लो, ठीक है। तो एक एक जैसी लैंग्वेज जो सबकी हो जाती है ना, एक बच्चे ने नेट पे सर्च किया सबको सर्कुलेट कर दिया, वो सब जरा करना बंद करो। चलिए अभी बताइए लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। हम क्रोमोफोर्स पढ़ा रही थी। अच्छा क्रोमोफोर्स, अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जब हम लोग ऑनलाइन पेपर्स लेते हैं तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जहां पर भी कहीं हैं तो वहां का नेट कनेक्शन बहुत अच्छा हो। अब आपको पता है कि ऑनलाइन ही चलना है अगर चीजें, तो अभी ये एट रैंडम तो चीजें नहीं हुई है कि आपको आज बोला गया कि आज से ऑनलाइन होगा तो आपके पास नेट कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। 1 ईयर हो चुका है, मोर देन 1 ईयर है पास, तो अभी आपको अब थोड़ा सा अपने घर पे अगर भी वाईफाई नहीं है तो यहाँ पर भी वाईफाई है, नेट ब्रॉडबैंड है, वही वहां पर आप जाइए, वहां पर अपना एग्जाम इवन एटलीस्ट एग्जामिनेशन वहां पर ही दीजिए। और जब भी जब हम ऑनलाइन पेपर्स लेते हैं और फाइल्स अटैच करनी होती है गूगल फॉर्म में, तो यू हैव टू अटैच योर फाइल्स ऑन गूगल फॉर्म ओनली। दिस इज नॉट एनी क्वेश्चन कि मैम मैं व्हाट्सएप यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट्सएप यू। I have more than 150 students right now, तो अगर मैं सबके व्हाट्सएप देखने लगी फिर तो हो गया, मेरी फोन मेमोरी भी फिल हो जाएगी ना, मेरे पास इतना टाइम है कि मैं एक एक बच्चे का व्हाट्सएप देख देकर खोल करके देखूं। तो ये आप इस पे बहुत ही पर्टिकुलर रहिएगा, तो गूगल फॉर्म में एग्जाम हो रहा है तो यू हैव टू अटैच योर आंसर शीट्स इन गूगल फॉर्म ओनली। कोई ऑप्शन नहीं है, बार बार मुझे ये पूछ के इरिटेट मत करो कि मैम मैं क्या अपना फाइल जो है आपको मेल कर दूं कि मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं। इतनी सारी चीजें मैं सबको एक एक चेक करके नहीं कर सकती, कभी मैं मेल चेक करूं, कभी मैं गूगल क्लासरूम चेक करूं, गूगल फॉर्म चेक करूं और आपका व्हाट्सएप चेक करूं, तो ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो कम से कम उस जमाने के साथ चलिए, आप तो बिल्कुल पीछे नहीं चलिए कि आपको कुछ नहीं करना आता है। और कुछ बच्चे तो ऐसे मुझे परेशान कर रहे थे, इवन जब एमसीक्यू था, एमसीक्यू के टाइम पे परेशान कर रहे कि मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा और मेरा वेरिफिकेशन आ रहा है, तो वेरीफाई करिए वेरीफाई। अब पिक्चर्स आप मैच नहीं कर पा रहे हैं, अगर पिक्चर्स उसमें वेरिफिकेशन के लिए पूछी जा रही है, उसे पूछा जा रहा है कि कितना जहां जहां आपके क्रॉस रोड्स बनी है वहां उसको आप क्लिक करिए, या कुछ भी ऐसे आप वेरिफिकेशन में आते हैं तो आप उसको पढ़िए समझिए, उस पर क्लिक करिए।
तो ये सब चीजों को जरा ध्यान रखो। अब आप लोग बहुत छोटे बच्चे नहीं, और आपके आपके बराबर के बच्चे बहुत हाईटेक हैं आजकल। तो ये सब चीजें मुझसे एग्जामिनेशन टाइम पे मत मुझे कहो कि मुझे वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा। दिस इज योर प्रॉब्लम, यू आर नॉट एबल टू सबमिट योर फॉर्म। विदाउट नेट यू कांट डू एनीथिंग। मैम तो हाँ बोलिए। मैम जैसे कि मैम गांव पर रहते हैं तो मैम वहाँ वाईफाई और नेट की सुविधा मैम उतनी अच्छी नहीं है। जैसे मैम हम खुद यूपी बॉर्डर पर रहते हैं, हमारा गांव है मैम, वहाँ कुछ सुविधा है नहीं, तो काफी कभी कभी दिक्कत होने लगती है। सेम, हम भी गांव विलेज से बिलोंग करते हैं, हाँ, यहाँ से एक कहाँ मिनट है। बात सुनो मेरी। अभिषेक कुमार, अगर ऑफलाइन एग्जाम हो रहा होता तो क्या करते? वहां से गांव से उठ करके कॉलेज में आते एग्जाम देने के लिए कि नहीं आते? कि आप गांव में रहते? आते। अगर आपको पता है कि इस डेट को एग्जामिनेशन फिक्स है, तो उस जगह पर पहुंचो जहां पर ब्रॉडबैंड है, जहां पर नेट है। क्यों गांव में हो? जब आपको पता है कि गांव में नेट नहीं है, तो क्यों वहां पर स्टक हो? अभी ऑफलाइन एग्जाम होता तो गांव छोड़ करके यहाँ कॉलेज नहीं आते क्या? तो ये सब बातें कि मैम अब ऑफलाइन एग्जाम हो रहा तो कह दो कि हमारी ट्रेन छूट गई, हमारा रास्ते में कुछ हमें कन्वेंस नहीं मिला, पानी बरस गया, तो उसके लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल। कॉलेज तो ना रिस्पॉन्सिबल होगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उठाना सीखिए आप लोग। दोज हु आर लिविंग इन ये विलेजेस जहाँ पे आपको नेट कनेक्शन नहीं है, विलेजेस में नहीं भी है, आप टाउन में है जहाँ पे नेट कनेक्शन नहीं, आपको डेट पता है इस डेट को आपका एग्जामिनेशन है, आप वहां जगह पे छोड़कर अपनी दूसरी जगह पर आइए। क्यों वहां पर स्टक है? क्या नहीं हम पेपर यहीं पर देंगे? ये सब आपको देखिए करना पड़ेगा। इसके लिए बार बार आप किसी पर ब्लेम नहीं कर सकते कि हमने तो एग्जाम दिया था और हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए मैं अभी लास्ट से मैंने इतना बड़ा आप लोगों को एक लेक्चर दे दिया है। नेक्स्ट टाइम एग्जाम के टाइम पे मैं कोई भी बेस्ट नहीं चाहती हूँ। Whatever is written एग्जाम, इसलिए आपके क्विज भी मैंने गूगल फॉर्म में कराया, इसलिए मिड भी गूगल फॉर्म में कराया, अब सेकंड क्विज भी गूगल फॉर्म में कराऊंगी। और अब फाइनल एग्जाम्स अगर जैसे होते हैं वैसे होंगे, अगर ऑनलाइन ही होंगे तो ऐसे ही होगा। अब आपको करना है कैसे। अब बच्चे कहते हैं मुझसे पीडीएफ नहीं बन रहा, अरे सीखो भाई, पीडीएफ नहीं बन रहा तो पीडीएफ में करो, या इमेज फॉर्म में करो, उसको सेंड करो, फाइल को कंप्रेस करो। ये सब चीजें तो आपको आनी चाहिए ना। ये सब चीज सिखाने वाली नहीं है आप लोगों को। यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ बीटेक। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना हाँ, अब स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम लोग बात कर रहे थे। स्पेक्ट्रोस्कोपी पे हम लोगों ने कहा था कि क्रोमोफोर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। दिस आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। ये सब हम लोगों ने बच्चों पढ़ लिया है जो स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ। ये सब पढ़ लिया आप लोगों ने? यस मैम। है ना? क्रोमोफोर भी पढ़ लिया था हम लोगों ने। क्रोमोफोर्स के बारे में क्या पढ़ा था? क्रोमोफोर क्या होते हैं? जो कलर को प्रोड्यूस करते हैं। कलर को प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी है कि उनके पास पाई बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो। क्योंकि पाई बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग होने से क्या होगा? एब्जॉर्प्शन राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा। राइट हैंड साइड का मतलब ये होगा विजिबल पे शिफ्ट होगा। अब ये 1021 पे एंट्री करेंगे तो मैं नहीं एडमिट करूंगी। तो क्रोमोफोर्स के लिए जरूरी है कि उनके पास डबल बॉन्ड और नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हो। क्योंकि आपको एक बात मालूम है बहुत अच्छी तरीके से, कोई भी कंपाउंड कलर्ड क्यों होता है? क्योंकि वो विजिबल रीजन की लाइट को अब्सॉर्ब करता है, तभी वो कंपाउंड कलर का शो करेगा। If that compound is absorbing the light within the region of ultraviolet, then it won't show the color. ठीक है? This is the necessary condition for showing the color कि the compound should absorb the light only in the visible region.
सो इन दिस केस अभी अगर मैंने कहा कि यूवी विजिबल की हम बात कर रहे हैं तो यूवी इज लॉन्गर देन विजिबल इज लॉन्गर देन यूवी, है ना। विजिबल की जो वो यूवी से ज्यादा लॉन्गर होती है। तो अब जब मैंने कहा कि नॉन बॉन्डिंग से नॉन बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग वाले एब्जॉर्प्शन होंगे, तो नॉन बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग वाले एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, हमको कम एनर्जी चाहिए होती है। कम एनर्जी का मतलब होता है लॉन्गर वेवलेंथ। ये भी आप लोगों ने देखा हुआ है। ये these are the four different transitions: sigma to sigma antibonding, non to sigma antibonding, pi to pi antibonding, and then non to pi antibonding. These are the four different electronic transitions in which sigma sigma antibonding transition, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना। तो एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है मतलब शॉर्टर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ मतलब ये हमेशा 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 क्या होगा कि आपका यूवी रीजन में ही एब्जॉर्प्शन देगा। अगर आपके कंपाउंड में सिग्मा से सिग्मा एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन हो रहा है तो वो यूवी रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। दैट विल बी मींस दैट कंपाउंड विल बी कलरलेस। For example, I've given many examples for the same. Methane, ethane, propane, butane, they all are having only sigma to sigma antibonding transitions. They don't have any non-bonding and the pi antibonding electrons, pi bonding electrons. So in this case, these compounds will show only sigma to sigma antibonding transition, and for the same they will absorb the light in the UV region only, not in the visible region. So what I am saying for the chromophores, the chromophores are those compound, those are having non-bonding electrons or pi bonding electrons. In this case, the absorption will shift towards the pi to pi antibonding and non to pi antibonding. So for these transition, it will absorb light in the विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में हो सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा पाई से पाई एंटीबॉन्डिंग जितने ज्यादा बढ़ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन शिफ्ट हो जाएगा आपका विजिबल रीजन में। ठीक है, ये बात हम लोगों ने करी थी। अच्छा, मुझे एक बात ये बताओ बहुत जल्दी से, इसके बारे में हम लोग डिस्कस एक बार कर चुके हैं कि बेंजीन में भी तो पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, बट इट इज कलरलेस। Naphthalene is white in color, anthracene is buff in color, naphthacene is yellow in color, and pentacene blue in color. Why? क्यों ऐसा होगा बताओ? मैम कॉन्जुगेशन होगा ना। कॉन्जुगेशन से क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेशन से क्या हो जाएगा? मैम स्टेबल हो जाएगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाएगा, क्यों? स्ट्रक्चर स्टेबल क्यों हो जाएगा? स्टेबिलिटी से क्या मतलब हो गया? मैम अगर कोई स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है तो उसको ब्रेक करने के लिए या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। नहीं, वो तो स्टेबिलिटी तो बेंजीन स्टेबल है, मगर आई एम सेइंग द बेंजीन इज कलरलेस, नैप्थलीन इज व्हाइट इन कलर, एंथ्रासीन इज बफ इन कलर। जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है यहाँ पर कलर की इंटेंसिटी बढ़ रही है। ये कलरलेस था, ये व्हाइट हुआ, ये हल्का मटमैला सा बफ कलर आया, ये हल्का येलो कलर आया, ये ब्लू कलर आ गया, तो कलर की इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो कलर की इंटेंसिटी कॉन्जुगेशन से बढ़ क्यों रही है? बताइए। मैम जो ट्रांजिशन रहता है वो राइट हैंड साइड या विजुअल रीजन में शिफ्ट होता रहता है, इसलिए तो इंटेंसिटी क्यों बढ़ शिफ्ट जाती हो है। जाता है? रीजन क्या है? कॉन्जुगेशन बढ़ने से विजिबल रीजन में शिफ्ट क्यों हो रहा है? इसका रीजन भी मैंने बताया था आप लोगों को। देखिए, सपोज करिए ये क्योंकि यहाँ पर मैं विड्रॉ नहीं कर सकती हूँ, आप ऐसे समझने की कोशिश करिएगा। ये यहाँ पर मैंने सिग्मा और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग लिखा हुआ है ना,
ये समझो ऐसा इमेजिन करो, ये अगर पाई होता और ये पाई एंटी बॉन्डिंग होता, ठीक है, बाकी सबको बीच में हटा दो, ये सब बीच में लाइंस को हटा दो, सिर्फ ये दो लाइंस को देखो बहुत ध्यान से, ये नीचे वाली लाइन और ये ऊपर वाली लाइन को देखो, ठीक है, ये पाई है सपोज करो और ये पाई एंटी बॉन्डिंग है सपोज करो। तो अगर आपके पास एक कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड है, तो पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग के बीच का डिस्टेंस सपोज करो इतना है, ठीक है। अगर आपके कंपाउंड में दो पाई बॉन्ड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग पाई बॉन्डिंग 1, और इसके ऊपर यहाँ पे एक लाइन और बना देंगे, यहाँ पर हम लोग उसको बोलेंगे पाई बॉन्डिंग 2। अगर 3 हो जाएंगे तो पाई बॉन्डिंग 3 बन जाएगा, पाई बॉन्डिंग 4 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एंटी बॉन्डिंग में भी हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा पाई एंटी बॉन्डिंग 1 था और इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर पाई एंटी बॉन्डिंग 2, ये पाई एंटी बॉन्डिंग 3 है ना, पाई एंटी बॉन्डिंग 4, ऐसे करके। तो अब मुझे बताओ पाई बॉन्डिंग 4 से लेकर के पाई एंटी बॉन्डिंग 4 के बीच में डिस्टेंस कम हुआ कि बढ़ गया? पाई बॉन्डिंग 4 से पाई एंटी बॉन्डिंग 4 के बीच का डिस्टेंस कम हो गया कि बढ़ गया? कम हो गया। कम हो गया। जब कम हो गया डिस्टेंस तो कम एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी चाहिए मतलब कि लॉन्गर वेवलेंथ मतलब कि विजिबल रीजन, और डिस्टेंस कम होता जाएगा तो और विजिबल रीजन में और आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, और आगे मतलब कि और इंटेंसिटी हाई हो जाएगी, कलर और ज्यादा इंटेंसिफाई होता चला जाएगा। फिर से समझेंगे, यहाँ पर अभी हम लोगों ने सिर्फ ये सब पूरे जो जितना लिखा हुआ है इसको सब हटा दो, डिलीट कर दो। मैं कह रही हूँ सिर्फ ये फर्स्ट लाइन और सबसे ऊपर वाली ये लाइन पे इमेजिन करो। अगर आपके पास एक पाई बॉन्ड अगर है तो यहाँ पर आपने लिखा पाई 1 बॉन्डिंग और पाई 1 का यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग। अगर आपके पास 2 पाई बॉन्ड्स हुए तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखोगे पाई 2 का बॉन्डिंग और यहाँ लिखोगे पाई 2 का एंटी बॉन्डिंग। फिर अगर 3 पाई बॉन्ड्स है तो यहाँ पर लिखोगे पाई 3 का बॉन्डिंग और यहाँ ऊपर लिखोगे पाई 3 का एंटी बॉन्डिंग। तो बीच का जो डिस्टेंस है हो रहा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बढ़ते चले जाएंगे उनके बीच का डिस्टेंस उतना ही कम होता चला जाएगा। तो पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग में जाने के लिए कम एनर्जी मतलब लॉन्गर वेवलेंथ मतलब क्या हो गया, इट विल एब्जॉर्ब टुवर्ड्स विजिबल रीजन, और विजिबल रीजन में भी और आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर हो रही है कि जब आपने देखा कि ये यहाँ पर क्या है, सिर्फ यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड्स है, यहाँ पर कितने हो गए, 5 हो गए, यहाँ पर और भी ज्यादा 7 हो गए है ना, यहाँ पर 9 हो गए, यहाँ पर आपको 11 हो गए। तो पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग का डिस्टेंस इसमें बहुत ही कम हो गया। तो धीरे धीरे क्योंकि कम होता जा रहा है इसलिए ये विजिबल रीजन की तरफ लाई करता चला जा रहा है ऑप्शन। बात समझ में आई? तो देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखी भी लाइन, एज द नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स गो ऑन इंक्रीजिंग the separation between pi bonding and pi antibonding goes on decreasing and pi bonding to pi antibonding transition shifts absorption band, यहाँ पे band होना चाहिए, absorption band to a longer wavelength that is in the visible region. Thus long conjugated systems are colored. जितना ज्यादा conjugation होगा वो system उतना ही ज्यादा colored होगा। क्या कह सकते हैं, जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा वो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब करेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके मैम। यस मैम। यस मैम। अभी अगर इक्वेशन में पूछूं कि if you are having 2 compounds A and B and you don't know which one is having the more conjugation, है ना, and if I'm asking you now go and by the spectrophotometer tell me which compound is having the more conjugation, then how will you judge? How will you judge? Color, ma'am. Pardon? मैम अगर जैसे कि अगर विजिबल रेंज की लाइट अगर ऑब्जर्व करेगा तो उसमें ज्यादा हाइब्रिडेशन होगा, अरे कंजुगेशन होगा उसमें। नहीं, विजिबल रीजन को नहीं कर रहा है तो कॉन्जुगेशन तो यहाँ पर भी है। मैम वेवलेंथ से तो पता कर सकते हैं, अगर वेवलेंथ ज्यादा रहेगा तो कंजुगेशन ज्यादा होगा। वेवलेंथ है ना। अब आप यहाँ बोलोगे कि आप इफ यू आर हैविंग द 2 कंपाउंड्स A and B, आपने क्या करा, उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रख करके इसको आपने एक्सपेरिमेंट किया, तो
जो भी कंपाउंड आपका लॉन्गर वेवलेंथ को अब्सॉर्ब कर रहा होगा, लॉन्गर इसका मतलब उसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ए, है ना। अगर ए और बी है तो ए ने सपोज करो 203 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन दिया, बी कंपाउंड हो सकता है कि 306 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन दे रहा है, तो जिसमें 306 पे जिसने दिया उसमें ज्यादा कॉन्जुगेशन हो गया। ठीक है, तो ये बात ये तब हम कह सकते हैं कि दो कंपाउंड है, मुझे बताया कि दोनों में एक में कॉन्जुगेशन कम है, एक में कॉन्जुगेशन ज्यादा है, मगर आप कैसे जज करोगे? आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप बता सकते हो। तो कॉन्जुगेशन का पता भी हमको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से हो सकता है। ठीक है, ये सब जो आंसर्स मैं बताती हूँ बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ, और लैंग्वेज यहाँ लिखी वो भी इजी लैंग्वेज लिखी है। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ एग्जामिनेशन में जब आप आंसर्स लिखो तो इजी लैंग्वेज में जो हम आपको समझाने के लिए यूज करते हैं आप वैसे करोगे, ना कि नेट से आप जो चीटिंग करना बंद करिए आप लोग। उसके बाद ये तो क्रोमोफोर क्या हो गया था, फिर हम लोगों ने ऑक्सोक्रोम को डिस्कस किया था कि ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं। ऑक्सोक्रोम दे कैन इंटेंसिफाई द कलर, they can increase the intensity of the color, but इनके साथ खासियत क्या होती है कि ऑक्सोक्रोम्स अकेले काम नहीं करते, है ना, ये क्रोमोफोर की प्रेजेंस में ही काम करते हैं। क्रोमोफोर जब लगा हुआ है किसी कंपाउंड में और वो कंपाउंड कलर शो कर रहा है और उसमें अपना ऑक्सोक्रोम लगा दिया तो कलर और हाई इंटेंसिटी का हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था ये आपका एजोबेंजीन है, दिस कंपाउंड इज नोन एज एजोबेंजीन। Azobenzene is red in color. Why it is red in color? Because of the presence of this chromophoric group. This chromophoric group, this is the azo group. N double bond N को बोलते हैं azo group. ये azo group की वजह से ये क्या होगा, ये रेड इन कलर है, कलर रेड कलर का है। और जब इसमें आपने क्या लगा दिया, OH और लगा दिया, तो now it becomes bright red in color. तो पहले वो रेड कलर था, अभी ब्राइट रेड कलर का क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर OH लग गया, OH will be acting as the oxochrome. So this is the role of oxochrome. In presence of chromophore, it can intensify the color. अकेले ऑक्सोक्रोम काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सो का मतलब क्या है, इंटेंसिफाई। ठीक है, तो ये भी क्या, ऑक्सोक्रोम के पास भी क्या खासियत होती है, इनके पास भी नॉन बॉन्डिंग या पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन और भी क्या करता है, वो लॉन्गर वेवलेंथ में शिफ्ट कर देता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है तो ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो इस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एब्जॉर्प्शन और भी लॉन्गर में शिफ्ट हो गया। तो ग्रुप्स कंटेनिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स and are unable to produce color themselves, अकेले कलर नहीं प्रोड्यूस करेगा, but can intensify the color along with chromophore are called oxochrome. इसको हम लोग रेड शिफ्ट भी बोल सकते हैं ना। रेड शिफ्ट का मतलब हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था, ब्लू शिफ्ट एंड रेड शिफ्ट क्या होता है बताया था। यस मैम, है ना, रेड शिफ्ट क्या होता था, लॉन्गर वेवलेंथ को अब्सॉर्ब कर लॉन्गर रहा है। वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन देने लग जाए, तो ऑक्सोक्रोम की वजह से क्या होगा, लॉन्गर वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन देगा, इसलिए इसको हम लोग रेड शिफ्ट का नाम दे रहे हैं। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट एंड द बेथोक्रोमिक शिफ्ट नाम था। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को हम लोग ब्लू शिफ्ट कहते हैं, बेथोक्रोमिक शिफ्ट को हम लोग रेड शिफ्ट कहते हैं। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट का मतलब क्या हो गया कि अभी कंपाउंड क्या था, एब्जॉर्प्शन दे रहा था, उसके बाद जब आपने कोई ग्रुप या कोई ऐसा सॉल्वेंट डाल दिया कि वो शॉर्टर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने लगा, तो शॉर्टर को करने लगा तो पीछे की तरफ करने लगा, उसको बोलते हैं हम लोग ब्लू शिफ्ट। बेथोक्रोम में क्या होता है, लॉन्गर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, रेड शिफ्ट। ये लास्ट में पढ़ा था, क्यों नाम दिया इसको ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट क्यों नाम दिया इसको हम लोगों ने? बताइए, इसको ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट नाम क्यों दिया? स्टूडेंट्स बताइए। मैम क्योंकि रेड कलर की लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होती है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो विजिबल रीजन में
ये यहाँ देखो, यहाँ पे ब्लू कलर होता है ना, यहाँ पर आगे क्या रेड कलर होता है। रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, ब्लू की कम होती है। तो क्योंकि रेड कलर की ज्यादा होती है, तो अगर आपका एब्जॉर्प्शन आगे की तरफ बढ़ रहा है तो उसको बोल रहे हैं रेड शिफ्ट। और ये जरूरी नहीं कि वो रेड कलर को एब्जॉर्ब करने लगेगा, ऐसा नहीं है। कलर हो सकता है ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करे या ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करे, मगर ये है कि हाँ, पहले अगर सपोज करो 203 नैनोमीटर पर कर रहा था, अब हो सकता है कि 350 नैनोमीटर को एब्जॉर्प्शन देने लग जाए, तो टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। इसलिए इसको मैं नाम दिया है रेड शिफ्ट, क्योंकि रेड का कलर जो होता है, रेड का जो वेवलेंथ होता है लंबा, ज्यादा लॉन्गर होता है। अगर टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ बैक साइड पे करेंगे तो हम लोग बोलते हैं ब्लू शिफ्ट, है ना। तो ब्लू शिफ्ट, ये रेड शिफ्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। The shift of absorption to a shorter wavelength due to substitution or solvent effect. Substitution मतलब जब हमने ग्रुप इंसर्ट कर दिया या कोई सॉल्वेंट उसमें डाल दिया, is known as hypsochromic shift or blue shift. And the bathochromic shift, the shift of absorption to a longer wavelength due to substitution or solvent effect, is known as bathochromic shift or red shift. Is it clear to all of you? ये आपका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड कुछ भी अगर आप लोगों को पूछना है पूछ लो, अदरवाइज आई विल स्टार्ट द न्यू स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। Do you have any query? Do you want to ask any question? स्टूडेंट्स, कुछ पूछना है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से कि हम आगे बढ़े फिर? मैम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। नाउ कम्स टू द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर कहाँ पर आएगा? हम लोगों ने यूवी में जब पढ़ा था तो ये हम स्पेक्ट्रा पढ़ रहे थे ना, द गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, ये विजिबल, एंड देन आफ्टर आईआर, दिस इज इंफ्रारेड आईआर। इस रीजन में अब अगर इस रीजन की लाइट हम लोगों ने किसी कंपाउंड में डाली और उस कंपाउंड ने इस रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करा, इस रीजन के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया और फिर उसकी स्टडी हम लोगों ने करी, तो उसको बोलते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो इस रीजन की रेडिएशन अब हम लोग डालेंगे। अब यूवी विजिबल नहीं, अब हम लोग 800 नैनोमीटर से अबव की बात करें या 780 नैनोमीटर के अबव की बात करें, तो ये रीजन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? 780 नैनोमीटर बोलो या 0.78 म्यू बोलो, है ना। जैसे विजिबल खत्म हुआ, विजिबल को हम लोग बोला कि 780 नैनोमीटर पर हमने खत्म कर दिया, 780 नैनोमीटर विल बी इक्वल टू 0.78 म्यू, है ना। तो ये 0.78 म्यू बोल देते, क्योंकि नैनोमीटर में लिखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे जीरोस आ जाएंगे ना, इसलिए मैं म्यू में फिर हम लोग उसको शो करने लग जाते हैं। 0.78 म्यू से लेकर के 1000 म्यू तक आपका इंफ्रारेड रीजन आपका रहता है। ये याद रखेंगे रीजन कहाँ से, 0.78 म्यू से लेकर 1000 म्यू तक, या 780 नैनोमीटर से लेकर के आप बोल सकते हो, है ना। तो ये जो रीजन है यहाँ पर क्या होगा, जब इस रीजन के आप रेडिएशन डालेंगे अपने कंपाउंड में, तो क्या चेंजेस होंगे बच्चों? क्या चेंजेस होंगे? डू यू हैव एनी आइडिया? आईआर डालने से क्या चेंजेस आते हैं कंपाउंड में? मैम वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होते हैं।
वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होते हैं। वेरी गुड। जब हम लोग आईआर डालते हैं तो कंपाउंड के अंदर वाइब्रेशनल साथ साथ रोटेशनल भी हो सकते हैं, जैसे हमने बोला था यूवी डालोगे तो इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल रोटेशन सभी होंगे, मगर हम लोग वहां पर किसको देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को देखते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को देखते हैं। वैसे ही इंफ्रारेड में इतनी एनर्जी है कि वाइब्रेशनल और रोटेशनल दोनों को कर सके, मगर हमें रोटेशनल से मतलब नहीं, हम लोग वाइब्रेशनल चेंजेस को देखेंगे। ठीक है, so infrared spectroscopy deals with the recording of absorption of light in the infrared region of the spectrum, and the absorption of energy in the infrared region is due to changes of vibrational and rotational states of molecule। दोनों ही होंगे, मगर मैंने क्या बताया कि वाइब्रेशन को देखते हैं, और जब हम लोग माइक्रोवेव करते हैं तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में रोटेशनल चेंजेस को हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब आप मॉलिक्यूल को इंफ्रारेड रेडिएशंस पे रखते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल के अंदर, एटम के अंदर वाइब्रेशंस तो पहले से हो रहे होते हैं। ठीक है, अब वो और तेजी से वाइब्रेट करने लग जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी से हायर वाइब्रेशनल एनर्जी पे आपका मॉलिक्यूल एटम ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, अब क्या सभी रेडिएशन को कोई भी मॉलिक्यूल या एटम एब्जॉर्ब कर लेगा? अगर इंफ्रारेड हम डाल रहे हैं 0.78 म्यू से लेकर के 1000 म्यू तक हम किसी भी कंपाउंड में इतने रेडिएशंस डाल रहे हैं, तो कि सारे रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाएंगे कि कुछ स्पेसिफिक ही एब्जॉर्ब होंगे? स्पेसिफिक होंगे। कुछ स्पेसिफिक कैसे स्पेसिफिक होंगे? जो रेडिएशन डालेंगे जो इसके रेंज में आए वही एब्जॉर्ब करेगा ना। कौन सा रेंज में आएगा, कैसे पता? जैसे यूवी की अगर हम बात करें तो मैंने क्या बताया था कि लोअर से हायर में जाने के लिए जितनी उसको एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी का अगर उसको रेडिएशन मिल रहा है तभी वो एब्जॉर्प्शन देगा, है ना। लोअर से हायर में जाने के लिए जितना उसको चाहिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में, ग्राउंड लेवल की एनर्जी सपोज करो 5 है और हायर लेवल की एनर्जी 8 है, तो 5 से 8 पे जाने के लिए 3 चाहिए उसको, तो 3 की एनर्जी उसको मैच कर रही होगी तभी वो एब्जॉर्प्शन देगा। अब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि इसमें वाइब्रेशनल चेंजेस आते हैं, तो मॉलिक्यूलर एटम अपना हर समय वैसे भी वाइब्रेट करता रहता है, जब उसके वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, उस एटम और मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो आप रेडिएशन दे रहे हैं उसकी वाइब्रेशनल उस रेडिएशन के वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी नहीं बोलना चाहिए, जो भी एटम में मॉलिक्यूल है वो हर समय आपका क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, उसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है और जो आप रेडिएशन डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी से अगर मैच कर जाएगी तब क्या होगा, वो एटम या मॉलिक्यूल आपके रेडिएशंस को एब्सॉर्ब करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मैं फिर से लाइन रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इफ when the molecule is subjected to infrared radiation and if the frequency or energy of the radiation matches the vibrational frequency of the molecule, then radiation will be absorbed and it gets excited and transition from lower vibrational energy level to higher energy level takes place। जो भी मॉलिक्यूल है वो लगातार वो भी वाइब्रेट कर रहा है, तो उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आप जो रेडिएशन दे रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी से अगर मैच कर रहा होगा तब वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, अदरवाइज एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो एब्जॉर्प्शन दिया और फिर वो लोअर से हायर में जंप कर गया, तो हम लोग बोलेंगे इसमें वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हो रहे हैं। तो इतनी ज्यादा रेंज है, 0.78 म्यू से लेकर के 1000 म्यू तक है, मगर किसी एक स्पेसिफिक फोटोन को, स्पेसिफिक एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करेगा आपका मॉलिक्यूल, और वो हर मॉलिक्यूल की अपनी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है वो अपनी स्पेसिफिक होती है। ठीक है, तो इन दिस वे यहाँ पर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी आप फंक्शनल ग्रुप का पता लगा सकते हो कि आपके पास कौन सा ग्रुप है, OH है, COH है, एल्डिहाइड है, कौन सा ग्रुप है, ये सब हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता लगा सकते हैं, क्योंकि हर एक जो आपका फंक्शनल ग्रुप भी होगा वो भी आपकी एक स्पेसिफिक
फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा होगा, उसको उतनी जब एनर्जी मिलेगी रेडिएशन के थ्रू तभी वो एब्जॉर्प्शन देगा, और जैसे एब्जॉर्प्शन देगा तो पीक्स आ जाएंगी। एब्जॉर्प्शन देने से क्या होता है, स्पेक्ट्रम में पीक्स आ जाती हैं, ऐसे 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 पीक्स आ जाती है, तो ये पता चलता है कि अच्छा से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन दिया है। तो उसका आपका जो स्पेक्ट्रा देख कर क्या पता लगा सकते हो कि हाँ आपके पास इस कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप ठीक है। तो IR रेडिएशन डज नॉट हैव एनफ एनर्जी टू इंड्यूस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं कर सकते क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं होती, उसके लिए फिर अब यूवी की हेल्प लेनी पड़ेगी, एज सीन विद यूवी रेडिएशन, बट इट कैन मेक चेंजेस ऑफ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्टेट्स ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल चेंजेस तो ये कर लेगा। अब इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आती है इंफ्रारेड्स के लिए कि कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग बोलते हैं कि दे आर IR एक्टिव एंड दे आर IR इनएक्टिव। व्हाट डज इट मीन? IR एक्टिव या IR इनएक्टिव का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि विच मॉलिक्यूल इज IR एक्टिव और इनएक्टिव। तो IR एक्टिव वो कहलाएंगे जो IR रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर रहे होंगे, IR इनएक्टिव वो कहलाएंगे जो IR रेडिएशन को अब्सॉर्ब नहीं कर रहे हैं। पहली बात, अब क्या रीजन है कि कोई मॉलिक्यूल IR को एब्जॉर्ब कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो क्या जरूरी होता है कि अब यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी, फॉर अ मॉलिक्यूल टू एब्जॉर्ब IR द वाइब्रेशन और रोटेशंस within a molecule must cause a net change in the dipole moment of the molecule, or in other words we can say only those molecules can absorb IR radiations in which such an absorption produces some changes in the electric dipole moment of the molecule, and these are known as IR active molecule। मतलब जिन मॉलिक्यूल में आप डायपोल मोमेंट में चेंज हो रहा होगा IR रेडिएशन एब्जॉर्ब करने पर, अगर उनके अंदर डायपोल मोमेंट में चेंज आ सकता होगा तभी वो IR को एब्जॉर्ब करेंगे, अदरवाइज IR को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। डायपोल मोमेंट में चेंज आना जरूरी है तभी वो मॉलिक्यूल IR को एब्जॉर्ब करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब कौन से मॉलिक्यूल नहीं करेंगे? जैसे O2 है, N2 है, H2 है, Cl2 है, these are the symmetrical homonuclear diatomic molecules। ये सिमेट्रिकल है, तो इनका क्या होता है, डायपोल मोमेंट ऑलरेडी जीरो होता है, तो जब ऑलरेडी पहले से इनका जीरो है तो ये IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, O2, N2, H2, Cl2 these are the symmetrical homonuclear। होमोन्यूक्लियर का मतलब क्या हो गया कि दो बार O है ना, दो नाइट्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, दो Cl है, तो बोलते हैं होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो क्या होता है? HCl हेट्रो हो जाएगा, है ना, NH3 है हेट्रो हो जाएगा, ये दिस इज होमोन्यूक्लियर। तो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स these are IR inactive because they are having zero dipole moment and stretching of the bonds will not produce dipole moment। अगर इनकी स्ट्रेचिंग भी करते हैं, है ना, इनके बॉन्ड को हम खींचते भी, एक ऑक्सीजन यहाँ पर बनाया, एक ऑक्सीजन यहाँ बनाया, इनके बीच में स्ट्रेचिंग भी होगी तो भी डायपोल मोमेंट में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि डायपोल, ठीक है, डायपोल मोमेंट में चेंज नहीं आएगा। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज क्या है? दोनों साइड पर इक्वल है ना, इधर भी ऑक्सीजन है इधर भी ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? जीरो हो जाएगा ना, तो चार्ज में कोई चेंज तो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर इस वजह से क्या हो गया आपका H2, N2, Cl2 में डायपोल मोमेंट में चेंज नहीं आता, डायपोल मोमेंट में चेंज नहीं आएगा, इस वजह से ये IR इनएक्टिव होते हैं। फिर से बोल रही हूँ, वही मॉलिक्यूल IR एक्टिव होंगे जिनमें क्या होता है, डायपोल मोमेंट में चेंज हो सकता हो। ठीक है, अब जैसे हेट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, CO है, HCl है ना, तो HCl में क्या है, एक तरफ H है एक तरफ Cl है, H के ऊपर प्लस पोलैरिटी होती है, Cl के पास माइनस पोलैरिटी होती है। तो जब इनमें स्ट्रेचिंग होगी तो इनमें क्या होगा, डायपोल मोमेंट इनमें प्रोड्यूस होगा, तो विच डू पोजेस अ परमानेंट डायपोल मोमेंट
एंड IR एक्टिविटी अकर्स। इस वजह से CO और HCl जो हेट्रो वाले हैं इनमें क्या होगा, ये दीज आर IR एक्टिव बट दीज आर IR इनएक्टिव। मगर कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जैसे CO2 है, CO2 एक ऐसा कंपाउंड है जो हेट्रो है मगर फिर भी IR इनएक्टिव हो जाता है। IR इनएक्टिव क्यों हो जाता है, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। पहले आप इतना समझ लें कि IR एक्टिविटी के लिए कि वही मॉलिक्यूल आपके IR एक्टिव होंगे, दोस कैन एब्जॉर्ब IR रेडिएशंस, सॉरी दोस कैन हैव द permanent dipole moment or the change in dipole moment. So O2, N2, H2, Cl2, they are not having the dipole moment, they are having the zero dipole moment, so they cannot absorb IR radiations, so they are IR inactive. Is it clear? Is it clear? ये बात समझ में आ रही? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इस बात को आप जरूर से समझ लें। ये सब चीजें मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस आप लोग छोड़ दीजिए, जो जो चीजें मैं पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। सबसे पहले की बात तो मैंने बता दी कि कौन IR एक्टिव होंगे, कौन IR इनएक्टिव होंगे। IR एक्टिव कौन से होंगे, जैसे HCl है, CO IR एक्टिव होंगे, अगर H2, N2, Cl2 देयर IR इनएक्टिव। अच्छा एक बात और ये ध्यान रखना कि जो भी मॉलिक्यूल IR इनएक्टिव होते हैं वो रमन एक्टिव होते हैं। रमन एक्टिव मतलब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्पेक्ट्रोस्कोपी और होती है, आपके कोर्स में नहीं है बट अदर नॉलेज आप जान सकते हैं कि O2, N2, Cl2 इनकी हम पता IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू नहीं लगा सकते, मगर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम इसका पता लगा सकते हैं। तो दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी थी रमन, तो दोस कंपाउंड आर IR इनएक्टिव, दे आर रमन एक्टिव, वो रमन एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, कि वाइब्रेशन कितने तरीके होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइब्रेशन कितने तरीके के होते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशंस कैसे होते हैं। तो मॉलिक्यूल के अंदर देयर टू टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। टू टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस आर हियर, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस एंड द बेंडिंग वाइब्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन? स्ट्रेचिंग का मतलब जैसे आपके पास कोई स्प्रिंग है, उसको आप स्ट्रेच कर रहे हो, फिर छोड़ रहे हो, फिर स्ट्रेच कर रहे हो, फिर छोड़ रहे हो, है ना। तो जैसे पेन वगैरह में अंदर एक नहीं स्प्रिंग होती है, अगर आपने पेन वगैरह देखो अंदर स्प्रिंग होती है, तो स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करो फिर छोड़ दो, फिर स्ट्रेच करो फिर छोड़ दो, तो दीज आर नोन एज स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। और बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या होता है कि आप किसी उसी स्प्रिंग को अगर आप बेंड करो, है ना, आप दोनों हाथ से पकड़ उसको बेंड करोगे तो बोलेंगे बेंडिंग वाइब्रेशन। तो दो तरह के वाइब्रेशन हो सकते हैं किसी भी कंपाउंड में, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। अब मुझे ये बताओ कि स्ट्रेच करने में, किसी चीज को स्ट्रेच करने में ज्यादा एनर्जी लगती है कि बेंड करने में ज्यादा एनर्जी लगती है? स्ट्रेच करने, स्ट्रेच करने में ज्यादा एनर्जी लगती है। तो अभी अगर आपको स्प्रिंग दे दी जाए, मैं उसको स्ट्रेच करो और या इसको बेंड करो, तो आपको स्ट्रेच करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, है ना, इन कंपैरिजन टू बेंडिंग। तो अगर किसी कंपाउंड में स्ट्रेचिंग और बेंडिंग दोनों तरीके के वाइब्रेशंस हो रहे हैं ना, कंपाउंड में तो हर तरीके के वाइब्रेशंस होंगे, स्ट्रेचिंग भी होंगे, बेंडिंग भी होंगे। अगर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस कंपाउंड भी हो रहे हैं, तो बेंडिंग के लिए क्या करेगा, कम एनर्जी। वॉइस नहीं आ रही? हेलो, अभी आ रही है? यस मैम। अभी वॉइस आ रही है ना? चलिए, मैंने बताया कि अगर कोई कंपाउंड है उसके अंदर स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग दोनों तरीके के वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो स्ट्रेचिंग के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। ज्यादा एनर्जी का मतलब कि क्या हो गया, लोअर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ। तो इसका मतलब IR रीजन में ही वो शॉर्टर वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करेगा स्ट्रेचिंग के लिए। अगर बेंडिंग वाइब्रेशन के अंदर हो रहे हैं तो बेंडिंग वाइब्रेशन के लिए वो लॉन्गर वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करेगा।
तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस आर डिनोटेड बाय दिस साइन, है ना, इसको इस साइन से डिनोट करते हैं। और जब आप बेंडिंग वाइब्रेशन की बात करते हो तो बेंडिंग वाइब्रेशन के लिए ये साइन डेल्टा साइन से डिनोट करते हैं, है ना। तो बेंडिंग वाइब्रेशन के लिए ये सिंबल होता है और स्ट्रेचिंग के लिए आपका ये सिंबल होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर ऐसे करके लिखा हुआ मतलब कि हम CO के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं कि 1600 सेंटीमीटर इनवर्स, और अगर यहाँ पर कहीं पर ये लिखा हुआ होगा किसी इस पे डेटा पे, तो आप समझ जाइएगा कि हम लोग बेंडिंग वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वाइब्रेशंस मैंने बोला स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। अब स्ट्रेचिंग कैसे होती है? स्ट्रेचिंग सिमेट्रिकल भी हो सकती है, एसिमेट्रिकल भी हो सकती है। जैसे आपको देखिए यहाँ पर ये कंपाउंड है, ये एक एटम है, दूसरा एटम है, थर्ड एटम है, स्ट्रेच हो रहे हैं, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो दिस इज सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, ठीक है। एंड दिस बॉन्ड इज एक्सपैंडिंग, और ये क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, ठीक है। दिस इज एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। और हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा? इस एनर्जी than the bending absorption of the same bond। अगर एक ही बॉन्ड की बात करें, सपोज इसी बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो इस बॉन्ड में अगर स्ट्रेचिंग हो रही है तो स्ट्रेचिंग के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब ये शॉर्टर को एब्सॉर्ब करेगा। और इसी बॉन्ड में अगर बेंडिंग होनी शुरू हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये लॉन्गर को एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। तो इसीलिए IR स्पेक्ट्रा काफी कॉम्प्लिकेटेड सा आता है, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल वो बेंडिंग भी दे सकता है, स्ट्रेचिंग भी दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे एब्जॉर्प्शन पीक्स आते हैं ड्यू टू द बेंडिंग वाइब्रेशन एंड ड्यू टू द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से, फिर हम लोग बेंडिंग वाइब्रेशन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट टर्न पे बात करते हैं। इज इट क्लियर? हर चीज बिल्कुल क्लियर हो रही है बच्चों? यस मैम। ठीक है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की नोट्स में आज मैं इसको शेयर कर दूंगी, ठीक है। और बाकी आप लोगों का देखती हूँ क्विज के मार्क्स फिर से मैं आपको सेंड करूंगी, मैंने उसी दिन सेंड कर दिए थे, मुझे पता नहीं किसे मेल नहीं आप लोग का आ रहा है। चलिए, एनीवेज नाउ सेंड मी द अटेंडेंस। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।